नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है डिजिटल किस्सा में। और आज हमारे इस डिजिटल किस्सा के मेहमान होंगे पंकज झा सर। इन्हें पहचान महारानी वेब सीरीज से मिली है, जिस वेब सीरीज में इन्होंने दिवाकर का किरदार निभाया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डिजिटल किस्सा में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। जी सर। सर, हम आपको अभी क्या कहकर बुलाए, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या दिवाकर या पंकज? क्योंकि सर आपके कई नाम हैं, तो कंफ्यूज हूं कि अभी मैं आपको क्या कह के बुलाऊं। देखिए, ऐसा है विष्णु, हम तो एक्टर्स होते हैं ना, और हम होते हैं अलग अलग रूप बदलने वाले बहरूपिया हैं। तो बहरूपियों से आप जो उसका ओरिजिनल नाम होता है वही ज्यादा है, क्योंकि हम तो अलग अलग किरदार करते रहते हैं। तो जितना किरदार करते रहेंगे कितनी बार आप नाम बदलते रहिएगा हमारा। तो जो ओरिजिनल एक नाम हमने रखा है, हमारे माँ बाप ने, पंकज झा है, सो आप उसी नाम से पुकारिए तो ज्यादा बेटर है। जी सर। और यह शो डिजिटल किस्सा है, तो सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा यही है कि पंकज झा से दिवाकर के किरदार का सफर कैसा रहा? देखिए, पंकज झा से दिवाकर का जो किरदार का सफर है बहुत लंबा सफर है। कहने के लिए था कि एक झटके में रोल मिल गया, लेकिन उसके पीछे कितना लंबा वक्त लगा है ये लोग देखते नहीं है। तो बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी जर्नी है, बड़ी लंबी यात्रा है। उस यात्रा के बाद में, उस यात्रा में जैसे 7-8 साल दिल्ली का थिएटर सम्मिलित है, बॉम्बे का फिर आप देखोगे तो 13-14 साल की जर्नी बॉम्बे की है। तो ये सम्मिलित उसमें है, शामिल है उस दिवाकर के किरदार में। इसके अलावा अब आप देखेंगे तो पता नहीं कितने ही अनगिनत ऑडिशंस का सिलसिला, कितने सारे किरदार के लिए ऑडिशन देते रहने का जो सिलसिला है वो उसमें शामिल है। लोगों से मिलते जुलते रहना, कितने सारा जो है वो आप कह लो कि नेग्लिजेंस, मतलब लोगों ने आपको भगा दिया। मतलब ऑडिशन आप देने गए या आपका किरदार फाइनल होते होते रह गया। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कितनी सारे चीजें शामिल होके, कितनी लंबी यात्रा, सब कुछ होते होते हुए तब जाके एक दिवाकर का किरदार बनता है। अगर मैं इसको इस रूप में देखूं तो ये रातों रात का सफर नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव, बहुत सारी कहानियां आप कह लो, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। मतलब मैं थिएटर करना शुरू किया था 98 में, सीरियसली अगर तुम कहोगे तो, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। सो ग्रेजुएशन करते हुए मैंने थिएटर शुरू किया मुजफ्फरपुर में, आरडीएस कॉलेज में मैं पढ़ता था, इंग्लिश में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उसी दौरान उत्पल कुमार जी के साथ में थिएटर करने का सिलसिला शुरू होता है, और फिर मैं गाना सीख रहा था, और वो सिलसिला शुरू हुआ तो बस मतलब चलता ही रहा। उसके बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था मैं 2003 में। तो 2003 से लेके 2009 तक जो है वो दिल्ली का सफर, दिल्ली में जो कुछ भी काम किया मैंने। और उसके बाद फिर बॉम्बे 2009 में शिफ्ट हो गया, 2009 में। तो ये बड़ी लंबी यात्रा है, छोटी यात्रा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जी सर। सर, आप बता रहे थे कि आप सिंगर भी हैं। जी, मैं ट्रेंड सिंगर भी हूँ। मतलब शुरुआत कहोगे तो मेरी सिंगिंग से ही हुई थी। एक्टिंग से पहले मैं सिंगिंग बचपन से ही रफी साहब से बहुत मुतासिर, बहुत ज्यादा मुतासिर। सर, रफी साहब का कोई सॉन्ग हो जाए तो अभी बातचीत करते हैं, करने के सिलसिले में कुछ मैं याद भी करता रहता हूँ। तो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन एक गाना सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, गाना सुना के। बिल्कुल सर। सर, आप हुमा कुरैशी मैम के साथ भी वर्क किए, तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? देखिए, हुमा कुरैशी बहुत ही, एक तो मुझे हम लोगों का जो माहौल सेट पे होता है ना, जैसे महारानी का जो माहौल था वो बड़ा मतलब चिल्ड आउट वाला था, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल भी था। मतलब मैं पहली बार उनसे मिला था, हुमा कुरैशी से, और हुमा कुरैशी के साथ पहली बार मैं काम कर रहा था। इनफैक्ट कहोगे तो पूरी टीम के साथ में पहली बार जुड़ा हुआ था, जिसमें कि सुभाष कपूर सर डायरेक्टर, शो मेकर, करण जी जो हैं वो डायरेक्टर थे, नंदन राइटर हैं उसके। तो उन सब लोगों से पहली बार मेरी मुलाकात हो रही थी। जो मेरे को एक्टर हैं उसमें, उन लोगों से भी पहली बार मैं मिल रहा था। तो एकदम फर्स्ट टाइम का वो था। और लेकिन ये था कि शूटिंग के दौरान, जब शूटिंग होता गया, काफी लंबा था शूटिंग का जो सिलसिला था। तो लगभग 1.5-2 महीने हम लोग शूट कर रहे थे।
तो फिर जाके हुआ कुरैशी के साथ थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन और बातचीत होने लगी थी, क्योंकि शुरू शुरू में बातचीत नहीं होती थी। बहुत ही प्रोफेशनल, हम आए, अपना सीन किया, हम अपने वैनिटी वैन में चले गए, उन्होंने अपना सीन किया, और वो तो उस तरह से एक पहले शुरू में था, लेकिन बाद में धीरे हम कंफर्टेबल हो गए थे। जैसे आपने वो सीन देखा होगा जब हम मुझे बुलाती हैं और मंत्रालय मेरा चेंज कर देती हैं, वित्त मंत्री से मुझे वो स्वास्थ्य मंत्री बना देती हैं। तो वो वाला जो सीन था वो प्रॉपर एक हम लोगों का ही मतलब सीन था, मेरा और हुमा कुरैशी। तो उसमें जब हम शूट करने पहुंचे तो सुबह सुबह मॉर्निंग का शिफ्ट था, और दो वो भी तैयार होके पहुंची सेट पे, हम भी पहुंचे। तो उन्होंने आते ही बोला, छूटते ही, कि अरे दिवाकर जी क्या हाल, गुड मॉर्निंग, और आज लगता है हम बिल्कुल आप मूड में हैं, आप तैयार हो के आए हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आज मैं मूड में है और सीन करेंगे बढ़िया से। लेकिन तो बोली कि संभाल लेना, संभाल लीजिएगा। मैंने कहा अरे आप संभाल लेना, आप सीनियर एक्टर हो, हम क्या संभालेंगे। तो वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया था हम लोगों के बीच में, एंड शी इज वेरी चिल्ड आउट एक्ट्रेस, बहुत कंफर्टेबल है उनके साथ काम करना, अच्छा लगता है। जी सर। सर बीच में टेक्निकल दिवाकर के नाम से भी आप काफी फेमस हुए। आप देखो बहुत फेमस हुए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, बट हाँ टेक्निकल मुख्यमंत्री, टेक्निकल वो जो वर्ड था वो बड़ा फेमस हुआ था। काफी लोगों ने उसको पिकअप कर लिया था कि भाई टेक्निकल जो है वो मुख्यमंत्री के बाद ही पूरी वहां से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, रानी भारती का। अगर आपने देखा होगा, आपने वेब सीरीज देखी कि नहीं आपने? बिल्कुल सर, देखे हैं। हाँ, तो वो टेक्निकल डेफिनेटली पिकअप किया लोगों ने, अच्छा था, इट्स गुड। जी सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव से लेकर फिल्मी मतलब जो फिल्मी दुनिया है वहां तक का सफर कैसा रहा और कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे कि मैंने इस बताया सफर में? पहले ही, जैसे मैंने बताया आपको कि सफर बहुत दुभर, बहुत ही दुखद, बहुत ही डरावना, बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, और तब जाके ये महारानी हुआ और दिवाकर हुआ, जो यहाँ तक का सफर है। तो अगर आप कहोगे तो देखो, सबसे पहला तो विरोध, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक्टर बन जाए या सिंगर बन जाए, उसको करियर के रूप में अपना ले, ये कोई नहीं चाहता है, राइट। सो मैं भी उसी परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मेरे पिताजी हालांकि स्टेज करते थे बचपन में, जब मैं होश में था तब भी, होश संभालते हुए मैंने उनको देखा स्टेज पे नाटक करते हुए, और वो बहुत एक्टिव नाटक कर रहे थे गांव में ग्रुप बना के। तो वो सब मुझे लगता है मेरे पिताजी से ही ट्रांसफर हुआ है मुझ में भी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो विरोध रहा उनका, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत मेधावी था, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाकू टाइप का जो होता है ना बच्चा, तो पढ़ाकू रहा, लगातार टॉप करता रहा, स्कूल टॉपर था मैं 10th क्लास में। फिर वो जिस साल मैंने 10th का एग्जाम दिया था, उस वक्त कोर्ट के निगरानी में एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट के उसमें हुआ था, तो बहुत टफ रिजल्ट हुआ था। और मेरे कौन सा ईयर होगा सर वो? 94 आई थिंक, यस 94 या 95, आई थिंक सो, यस 94 95 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि फिर मेरी पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो गया मैं। और मैं अभी आज के डेट में बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ाई से दूर रहो तो बेटर है। ये बड़ा अजीब सा हो सकता है, लोगों को लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई से दूर रहो, तो एक्चुअली जो ये पढ़ाई है ना, हमारा जो सिस्टम है पढ़ाई, ये हमें बिगाड़ता है, खराब करता है, बनाता नहीं एक्चुअली। तो आप बच्चों को, मैं तो चाहूंगा कि वो जितना दूर रहे उससे उतना बेटर है। प्रैक्टिकल जो लाइफ की चीजें हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है, या जो लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो अगर आप प्रैक्टिकली सीखते हैं तो उससे ज्यादा लर्निंग, उससे बेटर लर्निंग कुछ भी नहीं। तो मैं हालांकि बहुत पढ़ाकू था, बहुत पढ़ता था, मतलब तो लोगों को लगा कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं तो आईएएस बनेगा, जैसे बिहार में होता है डॉक्टर। बट मैं इधर आ गया तो बड़ा शौक लगा उनको, और पिताजी का बहुत विरोध, घर में बहुत विरोध हुआ। आज तक वो कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध में रहते हैं, मतलब गुस्से में हैं, लेकिन सपोर्ट में अब तो सपोर्ट हो गया है। जब महारानी हुआ या और भी चीजें मैं बीच में कर रहा था तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला। सो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते हुए मुजफ्फरपुर आना, वहाँ ग्रेजुएशन के बाद मैं, दिमाग में मेरे आ चुका था कि मैं एक्टिंग ही करने वाला हूँ, तो मैं दिल्ली आ गया थिएटर करने के लिए। मास कॉम करने आया था, तो बहाना लेके दिल्ली आया कि चलो मास कॉम करने जा रहा हूँ। मास कॉम मतलब मैंने किया नहीं, थिएटर करने लगा। तो 7-8 साल वहाँ रिगोरस थिएटर कह सकते हैं, मंडी हाउस में जो बड़े थिएटर के गुरु हैं उन लोगों के साथ में, दिलीप शंकर जी के साथ में परमानेंटली जुड़ा हुआ था। दिलीप शंकर जो है मेरे गुरु और गाइड है। तो वहां करते हुए फिर मैं 2009 में फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। और 2009 से लेके लगातार ऑडिशन, जैसे मैंने बताया, लगातार जो
तिरस्कार झेलना जिसको कह सकते हैं आप, कि लोग जानबूझ के आपको काम नहीं दे रहे हैं, आपको तिरस्कृत कर रहे हैं, है कि भाई चलो हम, आप फिट हो लेकिन हम काम नहीं देंगे, क्या करोगे। एक टशन जो होता है ना, वैसा वाला एक बॉम्बे में इंडस्ट्री में है, वो आज भी है। लोग चाह के भी जो है वो जानते हैं कि हाँ ये डिजर्व करता है, लेकिन नहीं देते। सो वो बड़ा दुखदाई जो है होता है, बहुत तकलीफदेह होता है। और एक्ट्रेस का जो एक लंबा समय जो लग जाता है ना बॉम्बे में, उसके पीछे ये भी कारण है कि लोग जानबूझ के आपको नेग्लेक्ट करते हैं। तो नेग्लिजेंस जो है वो बड़ा घातक है, बहुत ही दुखदाई होता है कि भाई मैं तो इतना काम करके आया और इसके बावजूद फिर लोग यहाँ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बड़ा जो है वो दुखद होता है। तो उसके बाद लेकिन फाइनली ये हुआ कि चलो मुकेश छाबड़ा मेरे मित्र रहे, दिल्ली से हम लोग मित्रता हमारी रही है, लेकिन कभी फाइनल नहीं हो रहा था, बट ऑडिशन में दे रहा था उनके यहाँ, एंड फाइनली जो है वो महारानी फाइनल हुआ था। तो महारानी लेकिन लॉकडाउन में हुआ, और उसके पीछे भी बड़ी कहानी है। किस्सा ये है कि मैं लॉकडाउन जैसे 2020 में जब 2020 का लॉकडाउन था, वो बड़ा डिप्रेशन वाला था, जिस उसी समय सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कुछ काम ही नहीं है मतलब, यू नो। और लॉकडाउन में, इनफैक्ट लॉकडाउन में ही शायद उसने सुसाइड किया था, राइट? लॉकडाउन के अंदर ही सुसाइड हुआ था उसका। जी 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 सही। हाँ हाँ। तो फिर लॉकडाउन में 2-3 महीने हम तो बॉम्बे में ही थे, हम अपनी फैमिली के साथ, वाइफ थी मेरी और मैं था, और साथ में हम लोग, लेकिन ये था कि बिस्किट उस्किट बांट रहे थे, हम रोड पे जाके लोगों को केला वेला बांटते थे। तो वो सब 2-3 महीने हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा वो होने लगा कि यार अब नहीं हो सकता है। तो हम फाइनली बिहार चले गए गाँव अपने, वहाँ आम का सीजन भी चल रहा था, तो आम हम जाके वहाँ खा रहे थे, और मस्त अपना गांव का जो गाय और भैंस का दूध अपने दरवाजे पे है, तो वो सब चल रहा था। लेकिन डिप्रेशन की घर वाले तो अब लोगों लगा, उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि भाई अभी तो सुशांत का डेथ हो गया, अब क्या होगा, बॉलीवुड तुम्हारा बंद हो जाएगा, कुछ काम वाम नहीं मिलने वाला है लोगों को, तो कुछ तो ऑप्शन ढूंढो, तो कुछ और करो तुम। क्योंकि वो लोग चाह रहे थे ऐसा, कि मतलब शुरू से ऐसा, और उनको मौका मिल गया कि यार अब तो चलो मैं इसको तोड़ ही डालूंगा, मतलब अब ये टूट जाएगा। बट उनको नहीं पता कि अब इतना सख्त हो चुका है कि वो टूटने उठने वाला है नहीं। ये जो है एक्टिंग का जो सिलसिला होता है ना, जब जर्नी आपकी इतनी लंबी होती है तो आप सख्त हो जाते हैं। तो लेकिन 4-5 महीने बीतने के बाद, 4 महीने इनफैक्ट बीतने के बाद वो मेरे पास एक कॉल आया ऑडिशन के लिए, कि सोनी लिव का एक सीरीज है मुकेश छाबड़ा के यहाँ से, कि उसका ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा ठीक है। लगातार ऑडिशन लेकिन मैं दे रहा था बिहार से भी, और अपना कुछ वीडियोस में बनाता हूँ, गाने वाने अपलोड करना अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो वो सब मैं लगातार कर रहा था। उसी दौरान वो ऑडिशन हुआ। मैंने पापा से जो है वो कपड़े लिए, उनका कुर्ता बंडी वगैरह, चूंकि नेता का कैरेक्टर था, तो वो सब लेके हमने ऑडिशन तैयार किया, ऑडिशन मैंने भेज दिया, और मैं भूल गया। नॉर्मली मैं करता हूँ ऑडिशन करके भूल जाता हूँ मैं। सो फाइनली 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया है, एंड पेमेंट की बात करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, बट फिर भी मैं नॉर्मल ले रहा था कि ठीक है यार, मतलब कोई छोटा मोटा रोल होगा, ऐसा कुछ है ना, उस तरह से कुछ होगा नहीं। बाद में चूंकि स्क्रिप्ट भी वो नहीं भेज रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं भेज रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट तो उन्होंने भेजा नहीं था हमें पहले। बाद में डेट बता दिया कि नवंबर से हम शूट कर रहे हैं, और तो लेकिन मुझे उस बीच में कहीं बंगाल भी आना था, तो बंगाल होते हुए हम बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे आने के बाद फिर जो है यहाँ से भोपाल में शूटिंग उसकी शुरू हुई नवंबर में 2020 2020। सो ये है उसका किस्सा महारानी के मिलने। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो व्यवहारिक रास्ता है, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से अभी इमेज है भोजपुरी इंडस्ट्री की, अश्लील गाने आ रहे हैं, अश्लील फिल्में बन रही है, तो इसको बदलने के लिए, इसका जो असली चेहरा है लाने के लिए क्या किया जा सकता है अभी? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। बज्जिका इनफैक्ट, मतलब भोजपुरी और मैथिली दोनों ही है, तो बज्जिका हम लोग बोलते हैं जहां से मैं हूँ। भोजपुरी जो, अगर उसका इतिहास देखेंगे ना आप, बहुत ही खूबसूरत इतिहास है भोजपुरी की। जहां से शुरुआत होती है, जिस तरह की फिल्में बन रही थी, इतनी कमाल की फिल्में थी और इतना बेहतरीन गाने, आप समझ लो कितना अच्छा स्टैंडर्ड होता था कि उसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब और इस तरह के जो सिंगर्स हैं वो गाना गाते थे। अगर आपको याद होगा भोजपुरी के कुछ गाने, और मैं अपने दादाजी के साथ और दादी के साथ में बैलगाड़ी पे बैठ के या दादाजी के साथ साइकिल पे बैठ के भोजपुरी फिल्में देखने जाता था, वो मुझे याद है। क्योंकि हमारे आसपास में हिंदी फिल्में लगती नहीं थी, भोजपुरी फिल्में लगती थी, और पूरी फैमिली के साथ लोग जाते थे बैलगाड़ी से, टायर बोलते थे हम लोग, तो टायर गाड़ी से जाके, बैलगाड़ी से हम लोग जाते थे फिल्में देखने। समझ लो कितना कितना बेहतरीन फिल्में बनाते होंगे लोग।
और किस किस स्तर पे किस क्या लेवल रहता होगा कि लोग जाते थे भोजपुरी फिल्में पूरी फैमिली के साथ देखते। तो वो गाने आज भी मेरे दिमाग में कहीं जहन में चिपका हुआ है, इतना खूबसूरत वो गाना होता था। मेरे गांव में लोग बजाते थे वो गाना। रफी साहब का एक गाना है, जल्दी जल्दी चला रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया, ता 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 ला ता 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 ते तरनिया, जल्दी जल्दी चला रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। ये गाना है। क्या इसके बात है अलावा सर। थैंक यू। और इसके अलावा जो एक फिल्म आया था, गंगा किनारे मोरा गांव, मोर गांव में बंसी चाचा गढ़ेले मुरतिया, बंसी चाचा दा 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 रे दररा दरनिया, अंगना में नेमुआ के छाँव हो, घर पहुंचा द देवी मैया, गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा द देवी मैया। ये गाने होते थे, अब समझ लो ये गानों, इस गाने का असर ऐसा है कि आज तक मैं भूला नहीं हूँ। ये मैं उसी समय मुझे सुना जो था थिएटर में मेरे दादाजी के साथ में, और वो लड़का जो बच्चा था उसका नाम मुन्ना था, और मेरे बचपन का नाम मुन्ना है। वो मुन्ना चिल्लाते भागा, तो मैं थिएटर से होके भागा निकल के कि मुझे ढूंढ रहा है, मतलब मुन्ना मुन्ना क्यों बोल रहा है। तो फिर दादाजी मेरे पीछे भागे और उन्होंने बोला कि अरे तुमको नहीं बुला रहे हैं, वो फिल्म में ऐसा। तो मतलब इतना कन्विंसिंग होता था, इतना बेहतरीन जो है फिल्में, इतनी फिल्में इस तरह से बेहतरीन बनाते थे वो लोग। तो लेकिन अफसोस कि पता नहीं समय के साथ में वो बहुत जो है उसका स्तर गिरता चला गया। लोग भौंडीपना में उतर गए, मुझे लगता है बहुत अश्लीलता जो है फैलती चली गई, और पता नहीं लोग भी कटते चले गए। जो सुधी लोग थे, जो दर्शक थे उसके, वो कटते चले गए। तो जो जितना भी उल्टे पुल्टे लोग हैं, उल्टे पुल्टे इन द सेंस कि जिनको फिल्मों का कोई मतलब नहीं मालूम है, और जिनको वो ढिकचक ढिकचक वाले जो बिहार में गाने बजते हैं वो पसंद आता है, और उस तरह के गाने ही भोजपुरी में डाला जाता है, जिसका साउंड इतना इरिटेटिंग है। मैं बता रहा हूँ, उन गानों को मैं अगर कहीं गलती से सुन लूं तो लगता है कान से मतलब खून निकल आएगा। इतना ज्यादा वो बेसुरा होता है, इतना ज्यादा वो गंदा वो फील होता है, इतना ज्यादा उसका जो लय है, जो रिदम है। लेकिन पता नहीं वो किस तरह के दर्शकों के लिए बनाते हैं, कौन लोग हैं जो बनाते हैं। मुझे मिलना है एक्चुअली, मैं आज तक मिल नहीं पाया हूँ ऐसे लोगों से, और मिलके मैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं आज तक लोग मिले नहीं। और मैंने सुना कि फिल्में हिट होती हैं। पवन, पता नहीं क्या नाम है उसका, पवन सिंह नाम है ना, निरहुआ, जी। कलुआ, कलुआ डी, पता नहीं क्या क्या उस तरह से लोग हैं वो। तो ये सारे लोग जो है उन्होंने बहुत बिगाड़ा है हमारे भोजपुरी भाषा का जो स्तर है। क्योंकि भाषा देखिए कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति और साहित्य से, और जो ये फिल्म है उससे भाषा का निर्माण होता है। सॉरी। हाँ, सो भाषा का जो निर्माण है वो हमारी भाषा जो है वो फिल्मों का, उस पे फिल्मों का बहुत बड़ा असर है। तो लेकिन पता नहीं मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, वो कौन सा हादसा था कि रवि किशन जैसे लोग आए, मनोज तिवारी जैसे लोग आए, और उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जो है उसका पूरा दिशा और दशा ही तय कर, मतलब चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया। तो बहुत बुरा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग आज एफर्ट लगा रहे हैं, मेरे ही जानने वाले कई लोग हैं जो भोजपुरी में कुछ अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रही है, मतलब कोई रिलीज तक नहीं मिलता है उनको। और अगर कलुआ के साथ आपने बना दिया, और पता नहीं कौन सा संतोष तिवारी क्या है, सिंह है, कौन है वो, उस तरह के लोगों के साथ अगर आपने बनाया तो रिलीज उनको मिल जाता है, थिएटर मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पे मुझे लगता है कि एक सुधार होना चाहिए एक समय के बाद। सर, जमीनी रूप से हमें क्या करना चाहिए जिससे इसमें बदलाव हो सके? देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि सबसे पहले जो घाघ लोग हैं जो बैठे हुए हैं जमा के कि भाई मैं ही इसका उद्धारक हूं, इन फिल्मों को मैं ही चला रहा हूं, सबसे पहले उनको ये सोच बदलनी पड़ेगी और उन्हीं लोगों को ये बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे हिंदी हिंदी में हूं, इंडस्ट्री में हूं, तो अब मैं जाके फिल्में बनाऊंगा ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि जो लोग जड़े मतलब जमे हुए हैं वो लोग बदलाव करेंगे तो लोग फिल्म, ऑडियंस आके फिल्म देखेगी उनकी, क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम है। भोजपुरी के जितने भी बड़े नाम हैं, डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो चाहे पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें, तो जो बड़े नाम है वो लोग चाहे तो बदल सकता है, बट उनकी कोई इच्छा अभी तक दिख नहीं रही है मुझे। वो चाहते ही नहीं है बदलाव लाना, वो चाहते हैं ऐसे ही अश्लील फिल्में बनती रहें और उनको पैसा मिलता रहे, पैसा छापते रहें। तो वो वही है, रिक्शा वाले जाते हैं देखने, ठेला वाले जाते हैं, गांव के जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं देखा जाए तो, जिनको कोई समझ नहीं है फिल्म की और गाने की,
वो जाके सिर्फ वो पता नहीं क्या देखते हैं, सेक्स देखते हैं, कि उनको बॉडी देखना होता है, कि उनको एक नंगापन देखना होता है, पता नहीं क्या देखना होता है, और उसी को बेच रहे हैं। वो देखा जाए तो बेसिकली वो उसी को बेच रहे हैं ना भोजपुरी फिल्म वाले, है ना। तो वो बदलाव वही लोग ला सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहर से आके बदल बदल देगा, ऐसा संभव नहीं है। जो उसमें है वही लोग बदल सकते हैं। अगर मेरी बात वहां तक पहुंचे तो मुझे लगता है शायद वो कुछ इस बारे में करें या सोचें, जिसमें कि बड़े बड़े, अब तो सांसद बन चुके हैं रवि किशन। रवि किशन मेरे मतलब जानने वाले हैं, मैं कभी उनसे फोन पे बात किया करता था एक जमाने में, लेकिन अब ये बड़े लोग हो गए हैं तो उनसे बात होती नहीं है। लेकिन उस तरह के लोग चाहें तो अथॉरिटी उनके पास आ गई है, उनके पास एक अधिकार आ गया है, वो अथॉरिटी है। सो अगर वो चाहे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं, उनको बदलना नहीं है, या पता नहीं वैसे ही चलता रहे, ऐसा वो चाहते हैं। सो ये है। जी सर। सर अगर कोई अकेला आदमी है, चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता है? तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता मिटाने के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के असली रूप को दिखाने के लिए वो अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अकेला तो नहीं चला, बोलते ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला क्या कर सकता है? अकेला कुछ कर ही नहीं सकते ना। फिल्म बनाना अकेले का काम नहीं है, मतलब इंडस्ट्री कोई अकेला थोड़ा ना चला सकता है यार। एक आदमी कोई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो फिल्म भी बना रहा है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, म्यूजिशियन भी है, प्रोडक्शन भी है, कैमरा भी कर रहा हो। ऐसा संभव है क्या? संभव है नहीं है। तो एक एक जो है, एक पूरा का पूरा एफर्ट लगाता है लोग, ग्रुप एफर्ट है ये, एक पूरा एक ग्रुप एफर्ट का काम है ना ये। अकेला अकेला से नहीं बन सकती ये फिल्म। फिल्म अकेले का काम ही नहीं होता, मतलब ही नहीं है। सर इसे कैसे कम किया जा सकता है? खत्म तो किया नहीं जा सकता, लेकिन कैसे कम किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया आपको कि जो लोग इंडस्ट्री में वहां पे हैं वही लोग कर सकते हैं, बाहर से कोई आके नहीं कर सकता है ना। कम से कम आप धीरे धीरे ही सही, आप उसमें बदलाव लाना शुरू तो करो। जिस तरह से पोस्टर बनाते हैं, जिस तरह से एक्टर्स उसमें जा रहे हैं, वो एक्टर हैं जो गांव में एकदम से जो कुछ नहीं, फालतू टाइप का जो होता है ना, बेवकूफ टाइप के जो लड़के होते हैं, है ना, वो लोग अचानक से उनका 2-4 गाने हिट हो जाते हैं और अचानक से वो हीरो बन जाता है। जिनको कि मतलब एकदम अशिक्षित है, वो गंवार है, वो मैं उनको गंवार ही बोलूंगा, लिटरली गंवार बोलूंगा, क्योंकि अगर 2 लाइन उनको हिंदी में शुद्ध बोलने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं बोल सकते हैं। वैसे लोग क्या, आपसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा वो किस तरह की भोजपुरी फिल्म बनाएंगे? आप शुद्ध भोजपुरी बोल रहे हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है उस बदलाव को लाने के लिए। शुद्ध भोजपुरी बोलो, लेकिन आप क्वालिटी क्वालिटी की जो समझ होगी वो पढ़े लिखे लोगों को होगी ना। तो जो लोग उस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं टीम जो इकट्ठा करूं, या स्क्रिप्टिंग, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट की बात होती है, कहानी की बात होती है। तो कहानी तो भरा पड़ा है, बिखरा हुआ है, मैं बता रहा हूं। अपने यहाँ इतनी कहानियां हैं कि उसको बस कोई समेट कर लिखने वाला अच्छा मिल जाए, कोई एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए जो सेंसिबल हो, जिसको समझ हो स्क्रिप्ट की, फिल्म मेकिंग की समझ हो, फिर उसको वो पता चले कि कास्टिंग कैसा होता है, तो एक बेहतरीन कास्टिंग हो। उसमें बजट भी होना चाहिए, डेफिनेटली बजट से फिल्म बनेगी। अगर स्टैंडर्ड और क्वालिटी आपको अगर चाहिए तो बजट चाहिए ही चाहिए ना आपको। तो एक बजट होना चाहिए, तब जाके ये सब कुछ इकट्ठा होने के बाद ये एक बदलाव मुझे लगता है होगा। अदरवाइज पता नहीं, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ, बहुत मुश्किल है जिस तरीके से लोग लगातार वही करते चले जा रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है। जी सर। सर हम चाहेंगे कि हम लोग इशू को खत्म करें, लेकिन उससे पहले एक कोई प्यारा सा सॉन्ग हो जाए, लोकगीत। लोकगीत तो लोकगीत तो मैंने सुना दिया आपको, जी 2-3 सर। लोकगीत तो मैंने सुनाई दिया आपको, भोजपुरी 2-3 तो सुनाई दिया। कोई हो जाए सर, कोई भी सॉन्ग हो जाए, आपका पसंदीदा सॉन्ग। हम्म, चौक पुराओ, मंगल गाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेंगे आज मेरे पी की सवारी, एरी कोई काजल लाओरी, कोई काला टीका लगाओरी, उनके छब से दिखूं मैं तो प्यारी,
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो कोई, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था ये और बहुत अच्छा लगा सर। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें और हम चाहेंगे कि यहीं पर इसको खत्म किया जाए। ओके, थैंक यू। कोई ऑडियंस हमारे साथ कुछ जुड़े हुए थे तो उनका कोई सवाल वाल था क्या? कुछ लिखा उन्होंने? नहीं, एक्चुअल में बीच में सवाल एक आया हुआ था कि हाँ। जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं? देखिए, फ्रेशर्स फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मैं चूंकि लगातार इस पे वीडियोस भी बना रहा हूँ, मतलब पंकज झा जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, उस पे मैं लगातार इस तरह के एक्टिंग पे और सिंगिंग करके मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला ये रहता है कि आने से पहले पहले आप पता कर लो कि एक्टिंग का क्या है। आप पहले फिल्में देखो, एक्टिंग का जो पूरा एक उसका जो मतलब है जानकारी, वो नेट पे इकट्ठा, मतलब आप नेट पे है, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा हुआ है, तो वहां से आप इकट्ठा कर लो, वहां से ढूंढ लो। उसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के आपको एक्टिंग में आने का सोचना भी नहीं है। आप ट्रेनिंग लेके ही आओ। ट्रेनिंग या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, किसी थिएटर ग्रुप में जुड़ के आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप वर्कशॉप कर लो, बहुत सारे लोग हैं जो वर्कशॉप कर रहे होते हैं। तो लेकिन उसके बाद ही आप सोचें बॉम्बे आने का, क्योंकि बॉम्बे इंडस्ट्री है तो लोग यहीं आएंगे फाइनली। बट एक्टिंग में आने का मतलब है कि आप अपना पूरी तैयारी कर लो, अपने आप से पूछ लो कि क्या आप इस तरह की जो कठिनाई है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला ये फील्ड है, बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फील्ड है, एब्सर्ड है, ये कोई एक रास्ता नहीं है। मतलब ये बिना बिना मतलब समझ लो कि आप कहीं से कुछ भी हो रहा है, तो एक कोई पर्टिकुलर परफेक्ट कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या आप रेडी हैं इस कठिनाई को झेलने के लिए? या आप अपने आप से सवाल कर लो। अगर आप रेडी हैं, आप झेल सकते हैं। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी समय लग सकता है आपको एक मकाम पे पहुंचने में, जहां से कि आपको लगातार काम मिलने लगे। सबसे मेन होता है कि आप कंटिन्यूअसली, आपको काम में आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो सबसे जरूरी वही है। और वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा किसी को नहीं पता है ना। तो मैं यही कहूंगा सबसे कि ट्रेनिंग लेके, और घर वालों का समर्थन पहले ले लो, घर वालों से बात कर लो। और मुझे लगता है घर वाले समर्थन कभी नहीं करेंगे, बगावत करना पड़ता है। जैसे मैं अपने आप को बहुत ही मतलब बगावती समझता हूँ, बगावत करके ही निकला था मैं घर से, है ना। और इस फील्ड में मोस्टली लोग बगावत करके ही आते हैं, देखा जाए तो। कोई भी सहमति से नहीं आता है माँ बाप के कि हाँ बेटा चलो चलो पढ़ लिया तुमने, चलो जाओ एक्टर बन जाओ। ये नहीं होता है। कोई चाहता ही नहीं कि मेरा बेटा जाए इस एक्टिंग फील्ड में, है ना। उनको देखना है फिल्में, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, है ना, करियर बनाने के लिए। उनको लगता है यार ये भड़ाईगिरी, क्या हमको बोलते थे कि यार क्या नाच गाना कर रहे हो, भड़ाईगिरी कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं फिर तो। मेरा अगला जो सवाल था उसका जवाब शायद जो पूछे थे हमसे उनको मिल गया होगा, क्योंकि उनका सवाल यही था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कैसे अपने परिवार को मैनेज करें, उन्हें बहुत कम सपोर्ट मिलता है। हाँ, तो वो नहीं है, वो आपको रिवोल्ट करना पड़ेगा। रिबेलियन बोलते हैं, रिबेलियस। तो बिना रिबेल करके आप नहीं आ सकते हैं। कला मतलब ही होता है रिबेल करना यार। आप पेंटिंग करने जाओ, सिंगिंग करने जाओ, एक्टिंग, कला की किसी भी फील्ड में आपको विद्रोह करके आना पड़ेगा। बिना विद्रोह का, जिससे बोलते हैं ना विद्रोह, कवि जो है विद्रोही कवि होता है, या कोई भी, मुझे लगता है कला और साहित्य जो है ना, ये बहुत विद्रोह वाला फील्ड है। आपको समाज से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, परिवार से लड़ना पड़ेगा, और फाइनली तब जाके आप एक मकाम पे मतलब पहुंचते हैं। तो बहुत कठिन है, इसलिए मैंने कहा बहुत कठिन है भाई। जाओ कहीं नौकरी वोकरी कर लो, सोचो मत ये सब आने वाने का इस फील्ड में। बेटर है कहीं डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, कुछ सरकारी नौकरी वोकरी कर लो, प्राइवेट जॉब वॉब कर लो, बेटर है। एक्टिंग में मत आना, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है। यह अक्सर होता है मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो उनके साथ अक्सर यह होता है कि बेटा तुम जॉब ही कर लो, इंजीनियर बन जाओ, कैसे इनकम आएगी? पहला सवाल तो ये होता है कि बेटा तुम इनकम कैसे लाओगे? तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर घर का सपोर्ट एक तो चाहिए ही, और दूसरा बहुत ज्यादा। जी सर। लेकिन वो बाद में सपोर्ट आता है जब आप कुछ कर लेते हैं ना, उनको दिखा देते हैं कि हाँ आप एक्टिंग
कर रहे हो, आपको काम मिलने लगा, पैसा आने लगा, तो अपने आप वो सपोर्ट में आ जाते हैं। हाँ, अरे हम तो जानते थे कि तुम एक्टर बनोगे, हमको पता था। लेकिन पहले सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नाम लोगे तो मतलब मार कुटाई हो जाएगी, हम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि मतलब बहुत घर से निकाला, बहुत लोग घर से निकाले जा चुके हैं इस चक्कर में। पैसा देना बंद कर दिया घर वालों ने, घर से निकाले गए, रिश्ते टूट गए। कई एक्टर्स के तो घर से रिश्ता टूट चुका है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे एक्टर। तो बहुत कुछ होता है यार, इसलिए तो विष्णु बहुत आसान है। लेकिन बाद में सर वही रिश्ता जुड़ जाता है जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कितना टाइम लगेगा, उस बीच में क्या क्या होगा आपको नहीं पता है ना। मैंने कहा ना 12 साल, 10 साल, 20 साल क्या लगेगा, कुछ नहीं पता है भाई मेरे, कुछ नहीं पता। बहुत अनसर्टेन फील्ड है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, एब्सर्ड है। कोई इसका एक रास्ता नहीं है, कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि कितना टाइम लगने वाला है। कोई कोर्स थोड़े ना है कि कोर्स कर लिया आपने और प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, एक्टिंग में आपको काम मिल जाएगा। नहीं होता है, कोर्स नहीं है कोई। एक्टिंग इज नॉट अ कोर्स। एक्टिंग में जो कोर्स कराते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। उनको ये बोल देना चाहिए पहले कि भैया ये कोर्स है नहीं, मैं आपको एक जो बेसिक है वो बता रहा हूं, ताकि आगे आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आपकी जर्नी शुरू होगी। तो ट्रेनिंग में ये बता दिया जाता है कि एक्टिंग है क्या, व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है वो बता दिया जाता है। फिर आपको एक तरीका बता दिया जाता है कि प्रैक्टिस कैसे करोगे, किस चीज की प्रैक्टिस करोगे, वो सब बता दिया जाता है। बट उसके बाद आपको खुद ही ढूंढना है। हर एक्टर की अपनी अलग जर्नी है। कोई एक किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होके भी देखना, उनकी जर्नी अलग अलग हो जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, FTI इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां के जो निकले हुए एक्टर हैं किसी की जर्नी बराबर नहीं है, सबकी अलग अलग जर्नी है। तो कहने का मतलब एक्टिंग जो है वो सबको इंडिविजुअल मिलता है, मैं बता रहा हूं, अपनी अपनी होती है सबकी। एक्टिंग जो है वो खुद की होती है, वो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। जी सर, सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो है इनकम। जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक तो हम ऑडिशन देने के लिए भी तो नहीं जा पाएंगे, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। और जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो मुश्किल है। हाँ। या तो हम अपने इनकम का सोर्स बनाए। राइट, आप साइड में कुछ करो। जैसे मैं आज तक डबिंग करता हूँ, एक्टिंग कोच हूं मैं। एक्टिंग का जो मतलब है लोगों को बताना सिखाना वो मैं करता हूँ, लोग बुलाते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं। वो करता हूँ। प्लस अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो वहां लगातार मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अपने कंटेंट्स, गुड कंटेंट्स आई मीन, जिसपे भी मुझे भरोसा है। जीवन के बहुत बड़े सारे पहलू हैं। वो लाइफ एंड लाइट चैनल है मेरा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। लाइफ एंड लाइट चैनल पे मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ बहुत कमाल के कंटेंट्स, तो वो भी एक वही तरीका है कि आप साइड से कुछ ना कुछ करो जो जिंदा रखे आपको। मतलब एक वो जो आग है वो बुझनी नहीं चाहिए, और उस आग को बुझाने, अगर मतलब बुझ गया तो काम गड़बड़ हो गया, तो ना बुझे इसके लिए आपको साइड में लगातार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि पैसे आते रहे, तब बिल्कुल सर, कुछ कर पाओगे ना, उससे पैसे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय सर।